तो अब हम लोग देखेंगे कि, और अभी तक हमने क्या देखा कि औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी क्या थी, और उस पॉलिसी की वजह से औरंगजेब की जो ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस पॉलिसी थी उसकी वजह से क्या हुआ, औरंगजेब कहिए या यूँ कहिए कि पूरे मुगल अम्पायर के खिलाफ लोगों को क्या किया, इसने अपना दुश्मन बना लिया। तो उस पॉलिसी, ऑर्थोडॉक्स पॉलिसी के खिलाफ लोगों के रिएक्शंस भी आएंगे। तो क्या रिएक्शंस थे उनको देखते हैं। तो लिखिएगा यहाँ हेडिंग, रिएक्शंस अगेंस्ट औरंगजेब्स रिलीजियस पॉलिसी। रिएक्शंस अगेंस्ट औरंगजेब्स रिलीजियस पॉलिसी। तो समाज का लगभग लगभग हर एक वर्ग, हर एक धर्म, यहाँ तक कि इस्लाम के भी शिया सेक्ट के लोग, वो भी औरंगजेब के खिलाफ हो गए इसकी पॉलिसी की वजह से। नेक्स्ट लिखिएगा, लिखिएगा रिलीजियस इंटॉलरेंस पॉलिसी ऑफ औरंगजेब्स led to organized oppositions। तो इसके खिलाफ लोग क्या हो गए, ऑर्गेनाइज्ड हुए। लोगों ने एक दूसरे को ऑर्गेनाइज किया, एक दूसरे के सपोर्ट में मिलकर एक दूसरे के साथ क्या हुए, औरंगजेब यानी कि मुगल सल्तनत के खिलाफ खड़े हुए। जिसमें जो सबसे पहले थे, सबसे पहले जो औरंगजेब के खिलाफ यानी मुगल अम्पायर के खिलाफ खड़े हुए इसकी रिलीजियस पॉलिसी की वजह से, वो थे जाट। कौन थे, जाट। औरंगजेब के खिलाफ ये लोग खड़े हुए। क्यों खड़े हुए, तो हमने क्या देखा था, डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स देखा था। तो लिखिएगा, लिखिए डिस्ट्रक्शन ऑफ हिंदू temples was one of most persecution of Aurangzeb's policy in 1660s। कैसे, तो इसकी जो बहुत बड़ी पॉलिसी थी वो क्या थी, मंदिरों को तोड़ना। तो उन मंदिरों को तोड़ने के वजह से बहुत से जाट जो थे वो नाराज हुए। खास करके कब, मथुरा वाले एरिया में जाटों की अच्छी खासी संख्या कहाँ मिलती है, मथुरा वाले एरिया मिलती है। तो वहाँ पर जब मंदिर तोड़े गए तो वहाँ के जो जाट थे वो काफ़ी ज़्यादा नाराज हुए। तो हुआ क्या, तो लिखिएगा, फौजदार ऑफ मथुरा, कौन, अब्दुर नाबी, led the temple destruction, led the temple destruction in
मथुरा which resulted in the first organized rebellion occurred among the जाट्स ऑफ मथुरा। तो मथुरा के जो जाट थे वो क्या हो गए, एकजुट हो गए टेम्पल डिस्ट्रक्शन के खिलाफ। क्या हुआ तो लिखिएगा, इन 1669 the Jats under their leader Gokul revolted और यहाँ रिवोल्ट हुआ तो क्या हुआ, रिवोल्टेड एंड किल्ड द फौजदार। तो जो फौजदार था अब्दुल नाबी, उसको इन लोगों ने क्या किया, उसकी हत्या कर दी। तो रिवोल्ट होगा तो फौजदार के खिलाफ क्या होगा, एक छोटा सा वॉर होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो उस वॉर को क्या नाम दिया गया है, उसको कहा गया है बैटल ऑफ तिलपट। क्या कहा जाएगा, बैटल ऑफ तिलपट। अगर ये नहीं भी याद रहे बैटल ऑफ तिलपट तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि जो जाटों ने रिबेल किया था किसके खिलाफ, मुगल एम्पायर के खिलाफ, तो उन रेबेल का लीडर कौन था, रेबेल का लीडर था गोकुल। कौन था, गोकुल नामक व्यक्ति, जो किसका, जाटों का लीडर था। और उसके लीडरशिप में क्या हुआ, रिवोल्ट हुआ और फौजदार अब्दुल नाबी की हत्या कर दी गई। अब रिबेल इतना ही तो रुकेगा नहीं, क्या होगा, ये और फैलता चला जाएगा। लेकिन जब ये रिबेल फैलेगा तो मुगल अंपायर यानी कि मुगल बादशाह औरंगजेब भी चुप तो बैठेगा नहीं, क्योंकि उसके पास तो बहुत बड़ी आर्मी है। तो ये एक नया रूप लेगा। तो लिखिएगा, रेबेलियन स्प्रेड टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स बट suppressed by Mughal forces and Gokul was tortured to death। तो जो गोकुल थे वो पकड़े गए, और पकड़े गए तो उनको मतलब इतना टॉर्चर किया गया, इनमें टॉर्चर कर करके उनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जाटों का जो रेबेलियन मुगल अंपायर के खिलाफ हुआ था उसके लीडर गोकुल थे, सेंटर मथुरा था, और वो जब और बड़े डिस्ट्रिक्ट में फैलता गया तो मुगल आर्मी के थ्रू उसको कंट्रोल किया गया और गोकुल की हत्या कर दी गई। ठीक, लेकिन बात यहीं नहीं थमी। जाट जाट होते हैं, वो रुकने वाले कहाँ थे। तो बात आगे बढ़ी तो लिखिएगा, दे अगेन रोज इन
revolt. They again rose in revolt under their new leader राजा राम. ठीक. in 1670 who also fell fighting against Mughals in 1688. तो लगभग 10-18 साल तक इन्होंने भी मुगलों के खिलाफ रिवोल्ट किया, लड़े, लेकिन बाद में इनकी भी हत्या कर दी गई. ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कर लिया. चलिए, तो हम लोगों ने क्या देखा? सबसे पहले कौन थे? गोकुल ने रिवोल्ट किया. अब्दुल नाबी फौजदार ऑफ मथुरा मारा गया. बाद में गोकुल को भी पकड़ लिया गया और उनकी भी हत्या कर दी गई. उसके बाद कौन आए? राजा राम आए. राजा राम भी काफ़ी दिनों तक रिवोल्ट किए, लेकिन अंत में ये भी क्या हुए? फेल, यानी कि इनकी भी हत्या हो गई, ये भी मारे गए. अब इसके बाद कौन आएगा? तो नेक्स्ट लिखिएगा राजा राम्स यंगर ब्रदर चूरामन organized the Jats into strong military power and resisted the Mughals after औरंगजेब्स डेथ. यानी कि फिर कभी मुगल्स और जाटों के बीच में नहीं बनी. क्या हुआ? औरंगजेब के डेथ के बाद भी जाट मुगल सल्तनत से लड़ते रहे. अंत में मुगल सल्तनत ही खत्म हो गई. तो जाटों ने इस तरह मुगल सल्तनत को क्या किया? से रिवोल्ट किया. तो हमें क्या 3 नाम याद रखने हैं. कौन? पहला नाम है गोकुल, दूसरा नाम है राजा राम और तीसरा नाम है चूरामन. जाटों के 3 नाम याद रखने हैं: गोकुल, राजा राम, चूरामन. और इन तीनों ने क्या किया? मुगल अंपायर के खिलाफ रिवोल्ट किया है. और इन तीनों मतलब जिसमें गोकुल की हत्या हुई, राजा राम की हत्या हुई और चूरामन तो लंबे समय तक रहे, लेकिन बाद में थे फिर क्या हुआ? मुगल सल्तनत ही सिकुड़ गया या ख़त्म हो गया. तो फिर वो किसके खिलाफ हो गए थे? वो फिर आगे चल के किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ हो जाएंगे. ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखा? पहला रिवोल्ट देखा मुगल के खिलाफ, वो थे जाट. क्यों थे? सबसे बड़ा रीजन था कि औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी. और क्या पॉलिसी? कि उसके ने जो मथुरा के मंदिर तुड़वाए थे, उसके खिलाफ जो वहाँ का फौजदार था, उसके ने जब वहाँ के मंदिर तोड़ने शुरू किए, तो वहाँ के जाटों ने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, उसके खिलाफ रिवोल्ट किया और उस फौजदार की हत्या कर दी. और फिर बाकी कहानी है कि पहले गोकुल की हत्या हुई, फिर उसके बाद राजा राम आए. राजा राम ने भी
रिवॉल्ट की मतलब ऑर्गेनाइज किया, फिर उनकी भी हत्या हुई। बाद में फिर चूड़ामन आए और चूड़ामन ने फिर इसको आगे बढ़ाया, तब तक औरंगजेब की ही डेथ हो जाती है। इस तरह से जाटों की औरंगजेब के टाइम तक की कहानी ये है। इसके बाद दूसरा रिवॉल्ट आएगा, यानी कि दूसरे लोग रिवॉल्ट करेंगे औरंगजेब के खिलाफ। चलिए, तो यहाँ तक लिख लिया। अब जाट के बाद हम लोग कौन किसको देखेंगे, तो एक थे सतनामीज। लिखिएगा, द सतनामीज। ठीक है। ये सतनामी जो थे जनरली ये मतलब किसी धर्म के नहीं थे, लेकिन ये लोग क्या थे, शांत स्वभाव के, एक तरह से क्या थे, मतलब साधु रूप के लोग थे। पूरा एक ट्राइब ही था जो बहुत ही शांत स्वभाव के थे, एग्रीकल्चर वगैरह करते थे और उसी के हिसाब से अपना जीवन यापन करते थे। इनको बाहरी दुनिया वगैरह से बहुत ज़्यादा मोह माया जैसा नहीं था। एक रिलीजियस सेक्ट था, सिंपल सा लिखिएगा, सतनामीज religious sect who believed in the unity of God, inha- inhabited the territory Narnaul and मेवात। मेवात के आसपास के एरिया, नरनौल और मेवात के आसपास के एरिया में ये लोग रहते थे। कौन, सतनामीज। ये काफ़ी ही रिलीजियस सेक्ट था, ना ये हिंदू थे ना ही किसी और धर्म के थे। ये अपना बहुत ही सभी देवताओं की यूनिटी, मतलब एक अलग ही तरह के ये लोग सोच के लोग थे। नेक्स्ट लिखिएगा, मेनली डू agriculture mainly do agriculture and dressed like फकीर्स। ये जो पूरा ट्राइब था ना, ये सारे लोग एक ही तरह की मान्यता और इसी तरह के कपड़े पहनते थे। ठीक है, और क्या करते थे, एग्रीकल्चर करते थे। हुआ क्या, तो जब औरंगजेब की सेना एक जगह से दूसरे जगह गुजरती थी तो वो इनके खेतों को भी बर्बाद कर देती थी। और बाद में जब औरंगजेब इतना मतलब इंटॉलरेंट वाली पॉलिसी अपना लिया दूसरे धर्म के खिलाफ, तो उसने क्या किया, इनके सैनिकों ने इनके बहुत से लोगों को, सतनामियों की हत्या भी कर दी। तो लिखिएगा, व्हेन ए सतनामी peasant was killed by a Muslim foot soldier, the whole tribe rose in rebellion। तो सभी के सभी इकट्ठा हो गए और क्या किया, रिवॉल्ट कर दिया। किसके खिलाफ, मुगल अंपायर के खिलाफ, क्योंकि मुगल सल्तनत के सैनिक ने इनके एक दो लोगों की हत्या कर दी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, दे took it as a holy war against, they took as a holy war against destroyer of Hinduism
टुक इट एज ए होली वॉर, यानी एक पवित्र वार की तरह लिया, इसको पवित्र युद्ध की तरह लिया जो हिंदुइज्म को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो यानी कि किसको, कौन कर रहा था? मुगल्स कर रहे थे। यानी मुगल में कौन? मुगल आर्मी कर रही थी, यानी कि औरंगजेब कर रहा था। तो औरंगजेब के खिलाफ ये वॉर था, यानी उसके खिलाफ जो क्या कर रहा था? हिंदुइज्म यानी हिंदू धर्म का को क्या कर रहा था? डिस्ट्रॉय कर रहा था। और क्या किया? एंड, या ऐसे लिखिए, एंड ऑक्युपाइड नरनौल, और नरनौल पे क्या किया? कब्जा कर लिया, और वहां से मुगल आर्मी को भगा दिया। किसने? ये सतनामीज ने। तो भाई इतनी बड़ी मुगल आर्मी शांत तो बैठेगी नहीं, तो औरंगजेब भी शांत नहीं बैठेगा। तो औरंगजेब ने क्या किया? तो लिखिएगा, औरंगजेब सेंड लार्ज आर्मी एंड thousands of सतनामीज वेयर किल्ड, हजारों की संख्या में सतनामीज क्या हुए? किल्ड कर दिए गए, इनको मार दिया गया। तो इस तरह से हमने दो रिवॉल्ट देखे औरंगजेब के खिलाफ। पहला जाटों का, जिसमें गोकुल, दूसरे राजा राम, तीसरे चूड़ामन, और दूसरा रिवॉल्ट सतनामीज का। इनमें कोई लीडर नहीं था, ये पूरा ट्राइब इकट्ठे होकर लड़ा और हजारों की संख्या में बेचारे मारे भी गए। ठीक है, अब इसके आगे और भी थे, उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने औरंगजेब यानी कि मुगल सल्तनत के खिलाफ दो रेबेलियंस देखे, पहले जाट, दूसरे सतनामी। इसके बाद और भी रिबेलियन आएंगे, जैसे बुंदेला आ जाएंगे, फिर सिख होंगे, उसमें खालसा का गठन होगा गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। और फिर हम लोग देखेंगे कि औरंगजेब की रिलीजियस यानी राजपूतों के खिलाफ क्या पॉलिसी थी। फिर औरंगजेब की डेक्कन पॉलिसी थी, वो तो कॉन्क्वेस्ट वगैरह हम लोग देखते जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब औरंगजेब के खिलाफ बाकी और कौन से रिबेलियन थे और औरंगजेब की और कौन सी पॉलिसी थी, उसको हम लोग करेंगे। तब तक के लिए इसको पढ़िए और यहाँ ये सारे वीडियो देखते जाइए। इनको देखकर एक बार पहले सब देख लीजिए। जैसे एक वीडियो, एक टॉपिक आपने देखा, देखने के बाद फिर से उसको देखिए और फिर उसके नोट्स बनाइए। तो ऐसे कर कर के जब आप बनाओगे ना, तब आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे और फिर वो चीज़ कभी आपके दिमाग से भूलेगी नहीं। और एक चीज़ अगर आपको लगे कि इसमें कोई कमी है, कुछ है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको चेक करना है, तो आप जितने टॉपिक यहाँ आपने पढ़े, उन टॉपिक्स को जाकर आप देखिए, चाहे यूपी पीसीएस हो या यूपीएससी हो, उनके प्रीवियस यूपीएससी या यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाकर देखिए, क्या आपको वहाँ पर इस नोट से आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 90% से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ से इस नोट से मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जब आप पढ़ोगे तो आपके नोट्स कंप्लीट होंगे, आपकी तैयारी कंप्लीट होगी। और फिर इसको जब तीसरी बार आप देखकर शॉर्ट नोट बनाओगे तो आपकी तैयारी 100% हो जाएगी। और 3 बार आपका रिवीजन भी होगा। एक बार देखोगे, दूसरी बार देख के नोट्स बनाइए, और तीसरी बार देखकर शॉर्ट नोट बनाइए। उससे क्या होगी? आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। और फिर आप बार बार केवल शॉर्ट नोट को रिवाइज करते जाओगे तो आपका रिवीजन होता जाएगा। तो ये आपका पढ़ने का मेथड आपको अपनाना पड़ेगा। तो इसको देखिए, पढ़िए, नोट्स बनाइए, और साथ में वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते जाएंगे तो उससे मुझे भी आसानी होगी आपको और अच्छा कंटेंट देने में।
और जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। तो मेरी कोशिश रहती है कि हर दिन कम से कम 2-3 वीडियो डाल ही दूँ, टाइम जिस तरह से मिलता है। हाँ, लेकिन एक वीडियो तो मिनिमम रहती है, लेकिन 2-3 वीडियो भी आपको मिल जाती है, कभी कुछ छोटी कभी कुछ लंबी। लेकिन आपको क्या करना होगा, सब्सक्राइब करते रहना होगा, जिससे कि आपको और अच्छे कंटेंट में वीडियोस मिलते रहें। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट मिलते हैं फिर एक और अच्छे क्लास के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड वंस अगेन लाइक द वीडियोज, share the videos and subscribe the channel. Thank you very much.